हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट। अभी तक हमने पढ़ा था वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर ऑफ फैसिनेटेड ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे हम। और हमने इसके ऑर्गन भी पढ़े थे, मेल ऑर्गन जैसे स्टेमन जिसे हम माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं, एंथर ऑफ पॉलन सैक जिसे हम माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर और जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। इसी तरीके से फीमेल ऑर्गन जिसे हम कार्पल मेगास्पोरोफिल कहते हैं, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, एम्ब्रियो सैक जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और एग जिसे हम फीमेल गैमेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चार्ट है जिसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर है। इसका फ्लावर का हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ना है। स्ट्रक्चर में पेडिकल, थैलेमस, होल में एसेसरी और रिप्रोडक्टिव हैं। एसेसरी में हम कैलेक्स और करोला पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हम एंडोशियम एंड गाइनोशियम पढ़ते हैं। फंक्शंस इसके हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन एग, pollination, fertilization, development of seed and fruits, dispersal of seed and fruits। अब अगला टॉपिक, अगली हेडिंग जो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड द मेल गैमेटोफाइट। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले कुछ इवेंट्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना है कि एंथर कैसे उसे कहते हैं डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होगा। The anther show great variety in the form, but a typical anther has 2 anther lobes। एंथर शो करता है बहुत सारी वैराइटीज़, लेकिन जो एक टिपिकल एंथर है वो उसमें 2 एंथर लोब होते हैं जिसे हम डाइथीशियस कहते हैं। ईच एंथर लोब हैज़ 2 पॉलन चैम्बर, जिसमें 2 पॉलन चैम्बर होते हैं, और अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में या पॉलन चैम्बर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, एपिडर्मिस है, फिर आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, और प्राइमरी पेराइटल लेयर है इसके चारों तरफ, और इसके बाद प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, इसके चारों तरफ जो है प्राइमरी पेराइटल लेयर है। और अगले डायग्राम में डी वाले में माइक्रोस्पोर मदर सेल अंदर की तरफ बन रही हैं। पहली वाली एपिडर्मिस लेयर, फिर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन अंदर चैम्बर की तरफ है। तो अगली हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। आ यंग एंथर यूजली बिकम 4 लोब्ड। एक यंग एंथर जो होता है अर्ली स्टेज में के डेवलपमेंट में अगर देखें तो हमें वो 4 लोब दिखाई देता है। सम हाइपोडर्मल सेल्स बिकम डिस्टिंग इन ईच लोब। तो कुछ जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं प्रत्येक लोब में होती हैं। दीज सेल नोन एज द आर्कियोस्पोरियम, जिसे हम आर्कियोस्पोरियम कहते हैं। डिवाइड फॉर्मिंग द प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो डिवाइड होकर प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर्स, और इसके बाद बाहर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर बनती है टूवर्ड द इनसाइड, इनर अंदर की तरफ होकर के। द प्राइमरी पैराइटल लेयर डिवाइड अगेन, फिर से ये प्राइमरी पैराइटल लेयर डिवाइड होती है, फॉर्मिंग अ वेरिएबल नंबर ऑफ सेल लेयर, और कई लेयर बनाती है, विच फॉर्म द वॉल ऑफ द एंथर, जिसे हम एंथर की वॉल कहते हैं। द वॉल ऑफ एंथर इज दस मेड अप ऑफ, जो एंथर की वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, और एक सिंगल लेयर अलग होती है टैपेटम की। जो 3 लेयर है वो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और सिंगल लेयर है टैपेटम। द एपिडर्मिस कंप्राइज ऑफ टेंगेस्टियल्स स्ट्रेस्ड सेल, एंडोथीशियम हैज़ कॉर्नर सेल है and radial inner tangential wall. These cells have the characteristic fibrous thinking band. The cell of the middle layer are epidermal degenerate before the pollen mother cell. pollen mother cell बनने से पहले middle layer degenerate होने लगती है, और जो कि meiosis division के कारण होता है। The outer 3 wall layer perform the function, जो आउटर बाहर वाली 3 लेयर हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। वो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, हेल्प in dehiscence of the anther release the pollen. The tapetum which encase the sporogenous tissues
हैज़ डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल विच में भी मल्टीन्यूक्लिएटेड, टेपटम मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है और न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। इट सर्व एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है फॉर पॉलन मदर सेल के लिए एंड माइक्रोस्पोर दोनों के लिए। द प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में आइदर डायरेक्टली और आफ्टर डिवाइडिंग, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में आइदर डायरेक्टली और आफ्टर डिवाइडिंग mitotically function as microspore mother cell. Each microspore mother cell undergoes meiosis and form 4 haploid microspore. प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो है मदर सेल है वो डिवाइड मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती है और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू से जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है हम उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। pollen tetrad and structure of microspore, pollen tetrad and structure of microspore, the 4 microspore formed from a microspore mother cell, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, यूजली अरेंज इन टेट्रॉइड फॉर्म, जो कि टेट्राड फॉर्म में अरेंज होते हैं। द 4 माइक्रोस्पोर लाई एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राड्रॉन, thus when see from an angle only 3 माइक्रोस्पोर आर विजिबल एंड द 4th लाई एट द बैक। मतलब कि अगर हम देखें इसे एक एंगल से तो 3 तो एक साथ दिखाई देंगे और एक जो है वो पीछे की तरफ दिखाई देगा। द माइक्रोस्पोर ऑफ द टेट्राड यूजली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं जब एंथर मैच्योर हो जाता है। बट समटाइम दे डू नॉट सेपरेट एंड रिमेन स्टक टुगेदर इन द ग्रुप एज इन द ड्राइमस एंड द ड्रोसेरा। ड्रोसेरा और ड्राइमस के केस में कभी कभी सेपरेट नहीं होते हैं। सच ग्रुप आर कॉल्ड कंपाउंड पॉलन ग्रेन, जिसे हम कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। द पॉलन ग्रेन, जिसे हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, आर यूनिन्यूक्लिएटेड व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम द टेट्राड। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम द टेट्राड, और ये टेट्राड के रूप में बनता है। जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, तो माइक्रोस्पोर डायड बना 2 हैं, और मियोसिस सेकंड हुआ, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 μm इन डायमीटर। इसका डायमीटर जो है 25 से 50 μm होता है। अ पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर हैज़ 2 वॉल लेयर, इसकी 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर जिसे हम एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर जिसे हम इंटाइन कहते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन एंड इज चीफ कंपोज्ड ऑफ द स्पोरोपोलिन। जो एक्साइन लेयर होती है वो देखने में इसका पैटर्न एक डिज़ाइन बना हुआ होता है, और जो बना होता है स्पोरोपोलिन का, और ये एक सब्सटेंस है जिसे हम ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ द कैरोटीनाइड कहते हैं, ये इसका बना हुआ होता है। एट 1 और मोर प्लेस एक्साइन इज लैकिंग, एक और एक ज़्यादा जगह, एक जगह पर या इससे ज़्यादा जगह पर एक्साइन जो है नहीं पाया जाता। इसका रीज़न होता है, दीज रीज़न आर नोन एज द जर्म पोर्स, कि यहाँ से जर्म पोर्स बनता है। एंड द पॉलन ट्यूब इमर्ज थ्रू दीज रीज़न, और यहीं से पॉलन ट्यूब जो है बनना शुरू होती है। द इंटाइन इज़ कम्पोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज, जो इंटाइन वाली लेयर है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। एट द टाइम ऑफ पॉलन जर्मिनेशन इट प्रोड्यूस थ्रू द जर्म पोर एंड गिव राइज टू पॉलन ट्यूब, और जो टाइम ऑफ द पॉलन जर्मिनेशन, जब पॉलन जर्मिनेशन होता है तो उस समय पर ये पॉलन ट्यूब बनाती है, इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ग्रेन आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक लॉन्ग as they are in tetrad, but soon after these release from the tetrad they undergo considerable enlargement and their cytoplasm become highly vacuolated. इससे पहले एक जनरल सी बात बता दूं मैं, इट इज़ बायोलॉजिकल द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस विच कैन withstand high temperature and strong acid and alkaline, thus providing the resistance to the physical and biological decomposition and hence check natural decay of pollen grain. No enzyme that the
degraded sporopollen is so far known, hence pollen grain are found well preserved as fossil. तो pollen grain क्या है, फॉसिल के रूप में भी मतलब उसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी इट इज़ बायोलॉजिकल मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, ये सब्सटेंस ऐसा है जो हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन में भी रह सकता है। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन एंड हेंस चेक नेचुरल डिके pollen grain, इसमें कोई असर नहीं होता और ये इसीलिए प्रिजर्व भी हो सकता है फॉसिल के रूप में। इन इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर द एक्साइन ऑफ द pollen grain इज कवर्ड विद द येलोइश विस्कस एंड स्टिकी सब्सटेंस। ये एक जो pollen grain इज कवर्ड क्या होता है कि एक येलोइश विस्कस स्टिकी सब्सटेंस से कवर्ड रहता है जिसे हम pollen kit कहते हैं। बिसाइड द फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव एनवलप, और ये प्रोटेक्टिव एनवलप की तरह कार्य करता है। pollen kit स्टिक टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट की बॉडी के चारों तरफ चिपक जाता है और हेल्प इन द पॉलिनेशन, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ pollen grain ऑफ मैनी प्लांट स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास। pollen grain की बहुत सारी स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज जैसे कि कैरेट और ग्रास कॉज सर्व एलर्जिक एंड द ब्रोंकाइल एप्लीकेशन इन द ह्यूमन बींग्स। जो pollen grain है ये बहुत सारी एलर्जी पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स में। कुछ तरीके की बीमारियां होती हैं जैसे अस्थमा, इस तरीके की क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की बीमारियां होती हैं जो ये पैदा कर सकते हैं। सिंस pollen grain आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन pollen grain में क्या है, न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। pollen टैबलेट आती हैं आर यूज एज द फूड सप्लीमेंट, जिसे फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ claim that pollen consumptions increase the performance of the athletes, और देखा जाता है कि कहते भी हैं कि एथलीट्स इसे जो है यूज़ करते हैं अच्छे प्रदर्शन के लिए। विएबिलिटी ऑफ pollen grain, as soon as the pollen grain are shed from the anther they land on the stigma by various agencies before they lose valuability। कहने का मतलब है कि pollen grain जो है जब एंथर से रिलीज़ होता है तो स्टिग्मा तक जब वो लैंड करता है, पहुंचता है किसी भी एजेंसी के द्वारा, तब वो अपनी वैल्यूबिलिटी को लूज़ कर देता है। उससे पहले द पीरियड फॉर विच pollen grain रिमेन विएबल इज़ हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और ये डिपेंड करता है जो इसका पीरियड होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। इन सम सीरियल्स सच एज द राइस एंड वीट, मतलब चावल और गेहूं में pollen grain लूज वेलिबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, यानी कि जब pollen grain एंथर से निकलेगा और स्टिग्मा तक पहुंचने तक उसे 30 मिनट में पहुंच जाना है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो ये अपनी अवेलेबिलिटी लूज़ कर देता है। इसके पास 30 मिनट का टाइम होता है। रिलीज वेयर इन द सम स्पीसीज ऑफ रोजिएसी, सोलेनेसी एंड फेविएसी द रिमेन वेबल फॉर सेवरल मंथ। इनके पास जो सोलेनेसी है, फेविएसी है, रोजिएसी है, इनमें कुछ महीनों का टाइम होता है। नाउ ए डे pollen कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो pollen grain है उसे हम स्टोर भी कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। सच स्टोर pollen कैन बी यूज्ड एज द pollen बैंक, जिसे हम pollen बैंक में स्टोर कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। A pollen grain divide to form two unequal cell। pollen grain डिवाइड होता है दो अनइक्वल, मतलब दो, एक बड़ी और एक छोटी सेल्स में। स्मॉलर सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं एंड लार्जर वेजिटेटिव सेल। जो बड़ी होती है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। द जनरेटिव सेल्स इज इनिशियली अटैच टू द इंटाइन। जनरेटिव सेल इंटाइन से अटैच होती है, बट लेटर इट इज़ डिटैच फ्रॉम द पोलन वॉल, मतलब वो बाद में अलग हो जाती है पोलन वॉल से, एंड लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, और फ्रीली वो साइटोप्लाज्म में घूमती है वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज, मतलब 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जो pollen grain टू सेल्ड स्टेज होते हैं।
द जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट। जनरेटिव सेल्स डिवाइड होकर 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनाता है। ईच मेल गैमीट कंसिस्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लियस। प्रत्येक मेल गैमीट जो कि एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें पाया जाता है, सराउंडेड बाय थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म, और उसकी चारों तरफ थिन शीट साइटोप्लाज्म की होती है। एक्सट्रीमली लिमिटेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट कवर्ड। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कवर्ड नहीं होती सेल वॉल के द्वारा, एंड हेंस द मेल गैमीट आर जो मेल गैमीट होता है वो ऐसे ही बिना सेल वॉल के होता है। तो ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला जो इसका पार्ट है वो जल्द ही आएगा। थैंक यू।